हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। पहले हमने मेडलिप की आवर्त सारणी यानी मेडलिप द्वारा जो पीरियोडिक टेबल को दर्शाया गया उसके बारे में हमने पढ़ा। आपने देखा कि जब हम उस पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे थे तो मेडलिप द्वारा उस पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियों को रखा गया, यानी ऐसी कुछ कमियां जिससे लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो उन्हीं कमी को पूरा करने के लिए सन 1913 में एंट्री हुई हेनरी मोसले की, एक युवा वैज्ञानिक, एक युवा सोच के साथ जन्म लिया और साथ ही उन्होंने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इतिहास को बदल दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इतिहास को बदलने के पीछे एक मेन मुद्दा यानी मेन मोटिव था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे परमाणु भार, उन्होंने एक थ्योरी दी कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके वजन के हिसाब से नहीं समझ सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का वजन अलग अलग होगा। तो इसी बात को नोट करते हुए हेनरी मोसले द्वारा बताया गया कि जो पीरियोडिक टेबल है उसी को यदि आप परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित करें तो आपको एक ऐसी पीरियोडिक टेबल प्राप्त होगी जिसमें ना तो कोई एलिमेंट का भार ज्यादा होगा, ना ही कोई एलिमेंट का भार कम होगा, ना कोई एलिमेंट पहले रखाया जाएगा, ना पहला कोई एलिमेंट बाद में रखाया जाए। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मोसले ने एक ग्राफिकली मेथड द्वारा इसे समझाया, जिसे हम अभी स्टार्टिंग बेस में समझेंगे भी। साथ ही साथ आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि हेनरी मोसले जो थे वो 27 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी वह बहुत ही कम साल दिए थे। और उस टाइम पे हमारे देश में विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध चालू था, उसके दौरान ही उनकी मृत्यु हुई थी। मोसले का जन्म 23 नवंबर 1888 में हुआ था। मोसले जो थे वो अपनी पढ़ाई ईटन कॉलेज और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी करने के बाद में 1910 में उन्होंने रदरफोर्ड की टीम में मैनचेस्टर का काम किया। साथ ही साथ उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार फर्स्ट जो स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड वार फर्स्ट में उन्होंने हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद 27 वर्ष की आयु में उनका युद्ध तुर्की से हुआ। जब वह 27 वर्ष के थे जब ही तुर्की से युद्ध में उनकी मौत हुई। साथ ही साथ उनकी मौत के बाद में सरकार द्वारा यह आदेश लिया गया कि कोई भी महान वैज्ञानिक या कोई भी वैज्ञानिक हुआ उसे युद्ध में भाग नहीं लेना है, वो युद्ध में भाग नहीं लेगा। उनकी उपलब्धियां हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। साथ ही साथ आपको समझना होगा कि मोसले जो थे वो एक जीनियस थे, जिन्होंने क्या है बहुत ही कम उम्र में बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझाया था। खास उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, एक्सरे एक्सपेरिमेंट। एक्सरे एक्सपेरिमेंट जो था वो एक्सरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता लगाते थे। जब तत्वों को हीट किया जाता था तो उनसे एक रे निकलती थी, यानी एक्सरे निकलती है। अब उस एक्सरे के माध्यम से ही धीरे धीरे जब वो हीट पे आता था, एक्सरे निकलती थी, तो अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग प्रकार की एक्सरे, और उस एक्सरे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उन्होंने तत्वों को डिनोट करा। अब उस एक्सरे फ्रीक्वेंसी जो थी वो डिनोट करी, डिनोट करने के बाद में देखी। तो आइए मैं उस फ्रीक्वेंसी को आपको कुछ डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, और हम मोस्टली की उन्हीं बातों को एक बार डबल से दोहराएंगे। हो सकता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इतिहास में यह वीडियो जो बना है ना तो आपने कभी इस टॉपिक पे किसी ने चर्चा की है और ना ही कोई करने वाला है। ये 9, 10, 11, 12 ये सभी क्लासें ऐसी है जिसमें इसके बारे में किसी को अभी तक बताया नहीं गया है। साथ साथ डायरेक्ट क्या होता है कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को छोड़कर हम कहाँ भगते हैं, एक्सरसाइज पे। और एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन तो पढ़ो, क्या चीजें थी, कहानी का सारांश पहले ही जान लो। तो कहानी भले ही नहीं भी पढ़ोगे तो भी आधी की ज्यादा कहानी आपको स्टार्टिंग में पढ़ता चल जाएगी।
पीरियोडिक टेबल के आने वाले में हमने मोसले के प्रयोग यानी द एक्सरे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब मैंने यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिए, इन तीनों पॉइंट के माध्यम से हम इसके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। मोसले का जो एक्सरे एक्सपेरिमेंट था वो अलग अलग एलिमेंट को जब इलेक्ट्रॉन रन यानी उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की गन थी, उसको अलग अलग इलेक्ट्रॉन एलिमेंट पे वो प्रयोग कर रहे थे, तो उसमें से क्या निकल रही थी, एक्सरे निकल रही थी। अब वो एक्सरे इन इलेक्ट्रॉन इन तत्वों से टकराती थी। जब इलेक्ट्रॉन होते थे वो एलिमेंट के यानी जो तत्व होते थे उनसे टकराती थी। जब टकराने पर जो एक्सरे निकलती थी, उन एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति चलने का, जैसे हर बार जब टकराता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग आती है। तो निष्कर्ष ये निकाला कि उन्होंने मैथमेटिकली रिलेशन देखा। उन्होंने क्या देखा, इसके अंदर एक मैथमेटिकली रिलेशन देखा। यानी यहां पे लिखेंगे मोसले द्वारा मैथमेटिकल रिलेट किया। अब मैथमेटिकल रिलेशन खोजा तो यहां पर रिलेशन खोजा और साथ ही उन्होंने देखा कि जो आपके पास में फ्रीक्वेंसी थी वो हम लिख रहे थे √v इक्वल क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में z-b। इस तरह एक नियम आया और यहां पर जैसे ही यह नियम आया, इसके द्वारा हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। जो Z होता है वो आपका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है A, और A और B जो है वो हमारे पास में कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। और जो V को रिप्रेजेंट कर रहा है वो NU है, और इसे हम बोलते हैं निकाली गई एक्सरे की फ्रीक्वेंसी। यानी यहां पर लिख सकते हैं निकलने वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर ये जो था वो एक्सरे एक्सपेरिमेंट था। मोसले का जो एक्सरे एक्सपेरिमेंट था वो ये था। अब यहां पर हमने ये देखा। अब इस साइड हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट को एक बार एक एलिमेंट और उससे पड़ने वाले इलेक्ट्रॉन और रिक्वेस्ट, साथ ही हम देखेंगे कि उससे जो फ्रीक्वेंसी निकल रही थी वो क्या है। मैं यहाँ पर 2 से 3 डायग्राम बनाता हूं और उन डायग्राम के माध्यम से एक एक करके हम फ्रीक्वेंसी को समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसी थी, किस एलिमेंट में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी निकल रही थी। हमने जब मोसले की ये फ्रीक्वेंसी वाला मेथड देखा, एक्सरे और एक्सपेरिमेंट, तो इससे हमें ये पता चला कि उन्होंने एक ग्राफ की सहायता से ये बताया था एक्सरे फ्रीक्वेंसी का संबंध सीधा किससे होता है। यानी यहां पर एक्सरे फ्रीक्वेंसी का सीधा संबंध है यहाँ पर एटॉमिक नंबर से। जब सीधा संबंध उसका एटॉमिक नंबर से है, क्योंकि ए और बी तो कांस्टेंट है, यहाँ एक स्थिरांक का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा संबंध होता है एटॉमिक नंबर से। साथ ही साथ यदि आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहे तो समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडलिफ जो थे वो उनका यह कहना था कि हर बच्चे को कहना यह था कि हर बच्चे का वजन तोलो, और उसका बुद्धिमान था और उसका वजन कम था तो उसे कहाँ रख दिया गया, पीछे बिठाया गया। इसी तरह से जब बुद्धिमान बच्चे को पीछे बिठाया गया तो उसकी काबिलियत मतलब उसकी जो वैल्यू थी वो कम दर्शाई गई, जबकि वो वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान था। इसी तरह से इसी को उल्टा करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोसले द्वारा बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति यदि किसी बच्चे को उसके वजन के हिसाब से बिठाओगे तो उसकी सही वैल्यू पहचान में नहीं आएगी। आप उसके आइडेंटिटी कार्ड यानी प्रोटॉन की संख्या जो होती है उसके हिसाब से बताइए। तो प्रोटॉन की संख्या के हिसाब से बिठाया गया, यानी प्रोटॉन की संख्या देखी तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित करा गया कि जिस
जिस तत्व को पहले रखा जाएगा उसकी प्रोटॉन की संख्या पहले, यानी जिसका एटॉमिक नंबर पहले, क्रमांक पहले आता है उसको पहले। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर तत्व को अरेंजमेंट जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर के हिसाब से है। अभी तक आपने जो भी पीरियोडिक टेबल पढ़ी है एक एक से अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि आप चाहते हो कि और अच्छे से समझे तो हम इसी क्वेश्चन के बेस में एक या दो सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ मैंने ग्राफ का बोला है तो मैं ग्राफ भी बता देता हूं। दो मैं ग्राफ बनाता हूं, उन ग्राफों के माध्यम से हम आगे समझते हैं। मैंने एक थोड़ा हल्का सा डायग्राम बनाया पहले, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं समझा पाया था, जगह नहीं थी, मैंने इधर लिखा है। यहाँ पर यदि आप कोई एक एलिमेंट लेते हो, उसके इसमें एक्सरे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव यदि ट्रांसफर करते हो तो वहां पर जो एक्सरे होगा वो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी एक जेट के पर, ठीक है। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे आप यदि फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे आप परमाणु मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि कोई तत्व है उसमें एक्सरे और इलेक्ट्रॉन का प्रवृत्ति हो रही है उन तत्वों पे, और यदि मान लीजिए कोई धातु मतलब कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, तो इसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उन्होंने डिनोट करा था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका एटॉमिक नंबर उतना ही अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक स्लोप यहाँ पे हमने डिनोट करा है जहां ये फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, ये एटॉमिक नंबर को, और एक इस तरह का एक स्लोप हमें यहाँ पर डिनोट होगा है। इक्वेशन हमें दी हुई है, यदि आप इसका मल्टीप्लाई करते हो v इक्वल यानी a एटॉमिक नंबर माइनस a और b आ जाएगा। तो आप यदि इक्वेशन को देखना चाहो तो कंपेयरिंग y इक्वल mx माइनस c, इस तरह से एक डिनोट बनता है आपके पास में। तो हम यदि इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं y mx और a और b, ठीक है। कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल मान लो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे आपने इसका दोनों को अलग अलग लिखा, ठीक है। तो ये c मान लेते हैं, इधर वाले को अभी चलिए कांस्टेंट है तो छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि y इक्वल mx प्लस में क्या चल रहा था c, यदि डिनोट करे तो m इक्वल a दर्शाता है, तो m क्या है? m इक्वल a है, और ए बी कॉन्स्टेंट यानी सी इक्वल ए बी है, माइनस का ए बी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर वो दर्शा रहा है कि जो एलिमेंट होता है वो y के इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। तो यहां पर रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके पास में वेवलेंथ है वो एटॉमिक नंबर की फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। यदि आपके पास में दो डायग्राम दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको दो डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम हम लेंगे, नॉर्मली जो होगा वो एटॉमिक मास का होगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास में एटॉमिक मास है, यानी ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी इस टाइप में चलती है, जिग जैग टाइप में, यानी सीढ़ी देखी है आपने, सीढ़ी जैसे चढ़ते हो ना वैसे। फॉर एग्जांपल थोड़ा ऊपर रहे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर धीरे, फिर धीरे, फिर धीरे, फिर धीरे, फिर धीरे, फिर धीरे, ऐसे, ठीक है। सीढ़ी टाइप में, यानी स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप से, ठीक है। और यहीं पर ये यदि डायग्राम पूछे आपसे तो ये होता है फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास, है ना। ये नीट का क्वेश्चन है भाई, नीट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और यदि आप फ्रीक्वेंसी देखना चाहे तो सेकेंड डायग्राम में यहाँ पे डिनोट करूंगा इस जगह में, यानी आपके पास में यदि कोई लेंथ है और यदि ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है और ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो एटॉमिक नंबर का थोड़ा याद रखना कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर जो स्लोप बनेगा वो सीधा बनेगा। तो इसीलिए यहां पर जो स्लोप बनता है वो सीधा बनता है, यहां पर रुक के बनता है, थोड़ा रुका फिर बढ़ा, फिर रुका फिर बढ़ा, फिर रुका फिर बढ़ा, ठीक है। तो जिगजैग टाइप में चलता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ, और ये एक स्लोप में चल रहा है। जितना एटॉमिक नंबर उतने हिसाब से फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। तो इसीलिए हमारे पास में हमने आज देखा मोस्ले का प्रयोग, मोस्ले का एक्सरे एक्सपेरिमेंट और एक्सरे एक्सपेरिमेंट का पूरा डिनोट, ठीक है। यदि आप चाहे तो आप इनके क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। याद रखना है सिर्फ इसमें यह कि आपको जेड रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक
नंबर को। और एक बात और इसी के साथ में आपको ये वाली याद रखनी है, ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी एटॉमिक नंबर के, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, यदि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है। आपको यह अवश्य याद रखना है कि यहां पर इनका जो मोस्ले का योगदान था वह बहुत बड़ा था। मोस्ले यदि युद्ध में नहीं जाते तो आज हो सकता और नई नई चीजें का आविष्कार करते। तो मोस्ले का सबसे बड़ा योगदान है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम कल से स्टार्ट, अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ना। यानी अब हम आए हैं जो आप अभी तक 2025 में जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे उसमें। अभी तक जितने भी वीडियो देखे हैं उसमें सिर्फ हमने पुरानी बातें करी, यानी हम जो पढ़ रहे थे वो इतिहास था। अब